नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स का यूनिट 3 का जो सेकंड पार्ट है इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा और हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। इसका जो 5th यूनिट है ये आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि बुक में ये ठीक प्रकार से नहीं दे रखा है। धन्यवाद। भारत में शहरीकरण की प्रकृति। विश्व बैंक की साल 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का शहरीकरण हिडन एंड मैसी यानी अघोषित और अस्त व्यस्त है। भारत में शहरी फैलाव देश की कुल आबादी का 55.3% है और अधिकाधिक जनगणना के आंकड़े इसे केवल 31% ही बताते हैं। आधिकारिक जनगणना के आंकड़े इसे केवल 31% ही बताते हैं और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अकेले दक्षिण एशिया में करीब 130 मिलियन लोग अस्थायी बस्तियों जैसे कि मलिन बस्ती और अव्यवस्थित रूप से फैले क्षेत्र में निवास करते हैं। और आपको पता ही होगा कि जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया कहा जाता है वे धारावी को कहा जाता है जो मुंबई में है। अघोषित यानी छुपा हुआ शहरीकरण भारत की आबादी के बड़े हिस्से में देखा जाता है जिसमें शहरी विशेषताएं तो हैं लेकिन ये आधिकारिक रूप से शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। बड़े शहरों में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा तेज़ी से हुई है, वहीं इसके मुकाबले छोटे शहरों में शहरीकरण की दर या तो स्थिर है या फिर कम हुई है क्योंकि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे रोज़गार मिलने की आशंका होती है वे बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं और जो बाकी की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होती है वे जो उनसे मतलब छोटे शहर होते हैं उनमें वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है वहाँ पर शहरीकरण की दर भी ज़्यादा है। वहीं इसकी तुलना जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम है वहाँ पर शहरीकरण की दर भी कम है। शहरीकरण का महत्व। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की 54% से अधिक आबादी अब शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। ये आबादी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 80% का योगदान करती है और 2/3 वैश्विक ऊर्जा का उपभोग करती है। साथ ही 70% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार है। तो ये पॉइंट नोट करने लायक है कि 70% जो ग्रीन हाउस गैस है उसके लिए शहरी आबादी जिम्मेदार है क्योंकि शहरी आबादी जितना भी उपभोग करती है उससे इस गैस का उत्सर्जन होता ही है। 54% आबादी 70% ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन करती है तो समझ जाइए कि अगर जितनी आबादी 100% हो गई तो उस दिन कितने प्रतिशत गैस का उत्सर्जन होगा। शहरीकरण के कारण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, उत्पादकता को बढ़ाता है और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है। शहरीकरण के चलते तमाम अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं के एक दूसरे की जानने और समझने का अवसर मिलता है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के चलते लोगों का रहन सहन का स्तर बेहतर होता है और शहरीकरण और शिक्षा के विकास के कारण जाति प्रथा जैसी व्यवस्थाएं अब ध्वस्त हो रही हैं। शहरीकरण और भारतीय परिवार। भारत में पारिवारिक संरचना और व्यवस्था पर शहरीकरण का असर देखने को मिलता है। परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्ते दो परिवारों के बीच का रिश्ता है और परिवार के काम इन सब पर असर पड़ा है। शहर में ज्वाइंट परिवार के बजाय न्यूक्लियर परिवारों का चलन बढ़ा है। रिश्तेदारी केवल 2 या 3 पीढ़ियों तक सीमित हो रही है। तो इसमें जैसे बताया कि जैसे जो भारत में पारिवारिक संरचना है वो उसका शहरीकरण पर असर देखने को मिलता है। पहले कैसे जॉइंट फैमिली होती थी, गाँवों में आपको अभी भी जॉइंट फैमिलीज मिल जाएंगी कि आपके बहुत दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो शहरों में होते हैं वो दूर के रिश्तेदार नहीं होते, वो आसपास के जो आपके जितने भी रिश्तेदार थे वो उनको आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि 2-3 ही रिश्तेदार होते हैं, चाचा या मामा ऐसे ही होते हैं। इसके अलावा पति के वर्चस्व वाला परिवार अब समानतावादी परिवार में बदल रहा है, यानी पत्नी को भी निर्णय लेने की आज़ादी मिलने लगी है। माता पिता बच्चों पर अपना अधिकार नहीं जमाते और बच्चे अब आंख बंद करके अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। शहरी संयुक्त परिवार में अब घर के बड़े बुजुर्गों भी किसी महत्वपूर्ण बात में अपने से छोटे के साथ राय मशवरा करते हैं। शहरीकरण के कारण कौन सी दिक्कतें पैदा हो रही है? पहली दिक्कत शहरी फैलाव, आवास और मलिन बस्तियों का विस्तार हो रहा है। भीड़ और व्यक्तिवाद की भावना, पानी की आपूर्ति और जल निकासी का बेहतर न होना, शहरी बाढ़। आप अभी भी न्यूज़ में देख सकते हैं किस प्रकार से 2 दिन बारिश होने पर किस प्रकार से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है बड़े बड़े महानगरों में और जो विकसित शहर माने जाते हैं उनमें। परिवहन और यातायात की समस्याएं उत्पन्न होती है, बिजली की कमी, प्रदूषण। शहरी ग्रीष्म द्वीप प्रभाव। प्रदूषण की समस्या दिल्ली में बहुत अधिक है, कई शहरों में बहुत अधिक है और शहरी ग्रीष्म द्वीप प्रभाव भी पड़ता है। अपराध और बाल अपराध बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा बाल अपराध राजस्थान इत्यादि, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली इत्यादि जैसे शहरों और मुंबई इत्यादि शहरों में बढ़ रहा है।
भीख, शराब और ड्रग्स की समस्या, भ्रष्टाचार, इन सब से आप पहले ही अवगत होंगे और इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ भी नहीं रहा जा सकता है। अगर आप रोज़ समाचार सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते भी होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। शहरीकरण की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय हैं। स्मार्ट सिटी मिशन बीजेपी सरकार द्वारा चलाया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन है। कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन यानी अमृत योजना, पूर्वोत्तर शहरों के विकास कार्यक्रम, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ एक मुश्त प्रावधान स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गमेंटेशन योजना यानी हृदय, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राजीव आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड। भारत में शहरी गवर्नेंस खराब क्यों है? वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता का अभाव, पैसों की कमी, जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय का ना होना, समूची शहरी विकास नीति का अभाव, अनुचित शहरी नियोजन, क्योंकि जो आजकल का शहरी नियोजन है वो काफ़ी अनुचित रूप से है। आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो उसमें आपने हड़प्पा की जो शहरी नियोजन प्रणाली है उसके बारे में पढ़ा होगा, किस प्रकार से वहाँ जो शहरी की प्रणालियाँ होती थी वो आधुनिक आधार पर विकसित होती थी, लेकिन आधुनिक समय में ही बहुत ख़राब स्थिति देखने को हमें मिलती है। परियोजनाओं का खराब कार्यान्वयन, परियोजना भ्रष्टाचार के कारण इनका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। पैसों की कमी कोई कारण नहीं है, क्योंकि पैसे जितने भी स्थानीय जो राज्य सरकार होती है वो भी कर्मचारियों को पैसे देती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण जो पुल इत्यादि होते हैं वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, क्योंकि भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं सत्ता में। इसलिए आगे क्या किया जा सकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के साथ साथ पलायन को कम करने के लिए ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करने की ज़रूरत है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण को कम करने के उपायों में भी हम इसे ले सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करके हम उनका जो पलायन हो रहा है उसको भी रोका जा सकता है। इस मामले में मनरेगा ने गाँवों से शहरों की ओर पलायन कम करने में अहम भूमिका निभाई है। शहरों की लोकल प्लानिंग और सार्वजनिक उपयोगिता के लिए स्टैंडर्ड व्यवस्थाओं को विकसित किया जाना चाहिए। समावेशी शहरीकरण की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि शहरी गरीब और अन्य कमज़ोर समूहों की आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सम्मानजनक रोजगार और सुरक्षित वातावरण जैसी ज़रूरतें पूरी की जाएं। पर्यावरणीय रूप से धारणीय शहरीकरण का बेहतर प्रबंधन, ग्रीन पैसेज का विकास, आर्द्र भूमि, उचित अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन में निवेश, बेहतर ढांचागत सुविधाएं, पानी, सीवेज और बिजली सुनिश्चित करना, बेहतर अर्बन गवर्नेंस को सुनिश्चित करना। इसके तहत निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे राजकोषीय विकेंद्रीकरण और पर्याप्त धन की उपलब्धता, नगर निगमों और नगर पालिकाओं परिषदों को सशक्तिकरण और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, और नागरिक भागीदारी, जो इसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। अगर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से समझे, अपने कर्तव्य को समझे, अपने जो उनके अधिकार है उनको ठीक प्रकार से जानते हैं, तो कोई भी जो नगर निगम है, नगर पालिका है या जो कोई भी गवर्नेंस है वो सुचारू रूप से चल सकता है। क्योंकि अगर नागरिक जागरूक होगा तो अगर ऊपर से कोई भी कर्मचारी या गवर्नेंस का कोई आदमी, प्रशासन का कोई आदमी भ्रष्टाचार करता है तो नागरिक उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, उससे अनभिज्ञ नहीं रह सकते। इसके लिए हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। यहाँ पे यूनिट 3 ख़त्म, यूनिट 4 पहले ही करवा चुका हूँ मैं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया कर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत हो।